करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में अच्छे चलते होंगे, आप होनी चाहिए कि हम आपके लिए सही और सटीक जानकारी देकर आप तैयारी करवा रहे हैं रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा की, जिसमें आपको एनटीपीसी ग्रुप डी तैयारी करवाया जाएगा। और हम इसके पहले कांस्टेबल तैयारी भी करा रहे थे। तो एक तीर तीन शिकार चल रहा था, अब एक तीर दो शिकार होंगे। कांस्टेबल जिस प्रकार से हमने तैयारी करवाया था इसी प्रकार के आपको बता दें, मैथ्स का भी प्रश्न मिला है और रीजनिंग के प्रश्न आए थे और जीके जीएस के प्रश्न वैसे ही आए थे जो हमने कवर कराया था। अगर आप देखना चाहते हैं आपको बता दें, हम आपको जो तैयारी करा रहे हैं पिछले जो प्रश्नों के माध्यम से, जो पीवाई की क्लास चल रही है, तो पिछले ईयर के प्रश्न भी आपको शामिल होंगे। और अभी जो हम पीडीएफ आपको कवर करा रहे हैं ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल जो 2025 एग्जाम हुआ है उसी भर्ती परीक्षा का आपको मैथ्स से मिलेगा और रीजनिंग मिलेगा और जीके से मिलेगा, क्योंकि यही जो पैटर्न फॉलो करेगा आपको एनटीपीसी में और ग्रुप डी में। तो जो एग्जाम में प्रश्न आए हैं जो मैथ्स का रीजनिंग का जीके जैसे हम आपको दिखाएंगे, और आप यकीन नहीं तो आप खुद देख सकते हो जो प्रश्न हम दिखा रहे हैं वो आपके एग्जाम में आए ही वाले हैं, जो वर्तमान 2025 में हुआ है। तो न्यू एडिशन के जो प्रश्न है उसी प्रकार के प्रश्न उठा के आपको टॉप 10 प्रश्न कवर कराएंगे मैथ्स का, टॉप रीजनिंग का, अगर नहीं देखे तो जाके देखिएगा, और जीके जीएस का टॉप हम 20 प्रश्न कवर कराएंगे। समझे? चलिए, तो इस प्रकार से आपको समझना, सीखना, पढ़ना और हर भर्ती परीक्षा में आपको काम देने वाला है मैथ्स का, रीजनिंग, जीके जीएस का, और रेलवे में तो काम देगा ही देगा। हम आपको पहले से बोल देते हैं 80 और 90% गारंटी देके मैं खुद कर देता हूँ, ये आपको बेनिफिट होगा अगर आप देखते हो सही तरीके से पढ़ते हो। तो देख के भाग जाओगे तो कोई फल नहीं पड़ने वाला, समझ नहीं आएगा, ना बनेगा। तो इत्मीनान से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और देखिएगा क्या इसी प्रकार प्रश्न आए थे और आने वाले समय में भी वही टॉपिक का उसी प्रकार का वही प्रश्न आपको रिपीट होने वाला है। गांठ बांध के रखो। चलिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, इस प्रकार का प्रश्न पूछा था, हमें हर प्रकार के प्रश्न समझाएगा, अगली बार किस प्रकार का मैं आ सकता हूँ ही ना, बताओ है कि नहीं। चलिए, तो पहले प्रश्न देखिएगा, और हम आपको बता देना चाहते हैं तैयारी हो रही है और विश्वास के साथ हो रही, चिंता ना करें। 1 kg, देखो 1 किलोग्राम लीटर -1 बराबर कितना होता है। देखिएगा, 1 kg लीटर -1 बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर -3, जी इसका मान होता है। इस प्रकार से आप देख पा रहे हो, जो साइंस का प्रश्न था इस प्रकार से डीपली प्रश्न पूछा भाई, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, 9 से 18 वर्ष की आयु के स्कूली बच्चों में खेल प्रतिभा की खोज करने के उद्देश्य से मार्च 2024 में खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम का उद्घाटन कहाँ किया गया, याद रखिएगा। तो 9 से 18 साल के बच्चों में खेल प्रतिस्पर्धा को या प्रतिभा को खोजने के लिए सरकार ने क्या किया है, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम उद्घाटन की, याद रखिएगा जी। आप चंडीगढ़ रहेगा तो चंडीगढ़ पता है पंजाब की क्या है, ये राजधानी है, और हरियाणा की राजधानी भी क्या है, चंडीगढ़, याद रखिएगा। समझे? इस प्रकार से आपको प्रश्न देखिएगा किस प्रकार करंट अफेयर का प्रश्न पूछा था, और लोगों विद्यार्थियों के कहना था लगभग 10 और 12 प्रश्नों के बीच में सीए के प्रश्न आए थे, मतलब करंट अफेयर के प्रश्न आए थे। इस बार भी आपको एनटीपीसी ग्रुप में देखने मिलेगा, इसलिए आपको हम वही प्रश्न उठा के कवर करा एग्जाम में आ चुके हैं। ग्लाइकोसिडिक अबंध द्वारा एक साथ जुड़े 10 या 10 से अधिक मोनोसेक्राइड इकाइयों से युक्त एक वृहद अणु को क्या कहा जाता है। देखिएगा, अगर देखिएगा जो ग्लाइकोसिडिक अबंध होता है, इस बंध के माध्यम से बहुत सारे मोनोसेक्राइड, मतलब होता है सबसे छोटी इकाई, याद रखिएगा सबसे छोटी इकाई हम क्या बोलते हैं, मोनोसेक्राइड। बहुत सारे मोनोसेक्राइड हम आपको बता दें, बगल में पेन को रख के बैठिएगा। बहुत सारे मोनोसेक्राइड कौन से बंद, ग्लाइकोसिडिक बंद के द्वारा आपस जोड़कर क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड, याद रखिएगा। ठीक है, क्या जोड़ते हैं, मोनोसेक्राइड, किस बंद के माध्यम से, ग्लाइकोसिडिक, और क्या बनाते हैं, पॉलीसेक्राइड। जी आपका बहुत शानदार प्रश्न था आपका। चलिए, अगला प्रश्न आपके समक्ष आप देख पा रहे हो यहाँ पर, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना निम्नलिखित में से किन शहरों के बीच निर्माणाधीन थी। ठीक है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन, याद रखिएगा। वंदे भारत ट्रेन की बात नहीं, बुलेट ट्रेन इतना स्पीड भगता, याद रखिएगा, जापान में संचालित है। तो बुलेट ट्रेन की बात हो रही तो याद रखिएगा अहमदाबाद और मुंबई में। अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है, मुंबई महाराष्ट्र पड़ता है। तो याद रखिए गुजरात राज्य के अहमदाबाद और महाराष्ट्र के मुंबई में दोनों के बीच में निर्माणाधीन है, जल्द पूरा हो जाएगा, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, चालू, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हो यहाँ पर, देखिएगा, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश कंपनी शासन की औपचारिक शुरुआत हो गई। आप बता दें, हम बोल रहा है किस युद्ध के बाद, मतलब कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के बाद ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में शासन स्थापित कर लिया? बहुत शानदार प्रश्न है। और अगली बार इसी प्रकार के इसी टॉपिक से यहीं से आपको प्रश्न पूछेगा, ये आपको हम गारंटी देते हैं। बस आप लोग जो टॉपिक हम कवर करा रहे हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिसका, उन प्रश्नों को पढ़िए और एक्स्ट्रा फैक्ट हम जितना बता लिखिएगा, और आपके पास समय है तो आप लोग खुद भी प्रश्नों को समझ के और टॉपिक उठा के पढ़ सकते हो। देखिएगा फिर क्यों नहीं बनता प्रश्न, बनेगा ना भाई। चलिएगा, तो याद रखिएगा फ्लासी का युद्ध, जो फ्लासी का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 1700, बताइए कब हुआ था? 1757 को फ्लासी का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, अपने साम्राज्य, अपने शासन की स्थापना किया था। एक प्रश्न पूछ लेता है सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कह सकते हैं 1757 में शुरू हुई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कौन थे अधिकारी, रॉबर्ट क्लाइव था, और भारत के जो नवाब कौन थे उस समय, सिराजुद्दौला के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ था। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपने फ्रांसी युद्ध के बाद अपने औपचारिक शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थी, अगला प्रश्न में कहता है भारत सरकार ने पहली बार जेंडर बजट वक्तव्य वर्ष खालिद स्थान में प्रस्तुत किया, याद रखिएगा। तो जेंडर बजट की बात हो रही है, याद रखिएगा 2005 और 6 में, इतना पुराना प्रश्न पूछा था 2005-6 का। तो भारत ने पहली बार जेंडर बजट, ठीक है, पेश किया था 2005 और 6 में। तो इतना पुराना भी करंट अफेयर पूछ सकता है। अब देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है, 2011 में अखिल भारतीय स्तर पर लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी थी, 943 था, तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुमान 949 था, याद रखिएगा। तो इस प्रकार थोड़ा डाटा अलग हो गया, आप कह सकते हो 2011 की गणना का प्रश्न आया था। तो जो अखिल भारतीय स्तर लिंग अनुपात है इसके अनुसार कितना था, 943 था, तथा जो ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात कितना माना गया था, 949, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न को लेकर चलते हैं, हम आपको टॉप 20 प्रश्न कवर कराएंगे जो अगली भर्ती में आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। भारत में इमानी शंकर शास्त्री को निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है, रखिएगा वीणा। इस प्रकार से जो प्रश्न समझा दिया हमें कि प्रमुख वादक और वाद्य यंत्र किस क्षेत्र प्रसिद्ध है, किस प्रकार से बने होते हैं, उनका विशेषता क्या होती है। बहुत सारा प्रश्न पूछा आरपीएफ कांस्टेबल में, और वही प्रश्न कवर हो रहे हैं। मैथ्स का, रीजनिंग का और जीके जीएस का आपको आरपीएफ कांस्टेबल 2025 में हुए एग्जामों के प्रश्न कवर होंगे। अगली भर्ती परीक्षा में आपको काम देगा, समझे। और हम एनटीपीसी ग्रुप डी के जो पिछले ईयर में एग्जाम हुए हैं उनके प्रश्न भी कवर कराएंगे। कुछ टॉपिक यहाँ नहीं आए हैं जो एनटीपीसी ग्रुप डी में आने वाले हैं, हम सब कवर करा रहे हैं और कवर करा चुके हैं, जाकर देखें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमें कहता है वास्तविक गैसें अपने अणुओं के बीच अंतर आणविक अनुक्रिया के कारण आदर्श गैस नियम से विचलित हो जाती हैं। आदर्श गैस दाब की तुलना में वास्तविक गैस के दाब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, याद रखिएगा। आपको पता होना चाहिए गैस के कई नियम होते हैं, उसमें से एक आदर्श गैस होता है। उसके बारे में कहता है वास्तविक गैस के दाब में कमी संशोधन पद तक होती है जो आयतन के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, समझे, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, साइंस के प्रश्न में आपको पूछेगा 4-5 और ग्रुप डी में तो 25 प्रश्न आने वाले हैं। अगस्त 2024 में मद्रास उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस धारा को संवैधानिक घोषित किया था, याद रखिएगा। मद्रास आप पता होना चाहिए जिसका प्राचीन नाम मद्रास है, अब उसका वर्तमान नाम चेन्नई हो गया है, और चेन्नई आपके तमिलनाडु में पड़ता है। वहाँ का उच्च न्यायालय है 2000 अगस्त 24 में क्या कहा था किस धारा को, तो रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 77A वो क्या बताया है, आयुष्य विधान, याद रखिएगा। इस प्रकार से कुछ विशेष होगा तो उन्हें याद रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर कहता है हमें, अगला प्रश्न में कहता है अगस्त 2024 में क्लाइमेट चेंज मेकर्स संवाद आयोजन करने के लिए किस संगठन ने नाबार्ड के साथ साझेदारी किया, नाबार्ड, याद रखिएगा, नाबार्ड के साथ साझेदारी किया। तो इसका आंसर होगा डाइचे गैसेलसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुसामेन रिबेट, याद रखिएगा, जिसका आपका आंसर होगा। ये आपका एक प्रकार का करंट अफेयर का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, थार मरुस्थल में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति समान रूप से पाई जाती है। तो थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो राजस्थान गुजरात में फैला हुआ है और भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान माना जाता है। उसके बारे में पूछ रहा है किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो याद रखिएगा
मर्द की झाड़ियाँ एवं घास, मतलब होता है मजदूर की झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ, बबूल पाया जाएगा, घास पाया जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हमें देना पड़ेगा। ठीक है ना, बताओ। चलिए जो आपका आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज या स्वशासन की मांग की थी? याद रखिएगा, अगर आपको पूछा जाता है कि किस संविधान संशोधन में स्वराज शब्द की मांग किया गया था, याद रखिएगा, तो 1906 में कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में, जो पड़ता पश्चिम बंगाल में। किसने मांग किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और इस शब्द की पहली बार मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया था, या पहली बार 1906 में मांग किया था पूर्ण स्वराज की, कलकत्ता अधिवेशन में। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन भी आपको प्रश्न बनने चाहिए। अगला प्रश्न में दिखाता है, देखिएगा, अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं? तो आपको पता होना चाहिए 370 एक विशेष प्रकार की धारा थी, जम्मू कश्मीर पर लगा था, जो हटा दिया गया है। इस धारा को हटाने के बाद कह रहा है जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री कौन बने थे पहले? उमर अब्दुल्ला। इनको पूछ रहा है कौन से पार्टी के थे, याद रखिएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो ऐसा ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं जी, बताइए। जो प्रश्न आपके काम लायक नहीं है ऐसे प्रश्न पूछता है कि नहीं? तो इस प्रकार से आपको जम्मू कश्मीर में 370 धारा था जो हट चुका है, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में हटा है, कह सकते हैं। और इसके बाद वहाँ मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के उमर अब्दुल्ला पहले मुख्यमंत्री बने थे, है कि ना। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पवित्र ग्रंथ प्रारंभिक वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में अधिकांश जानकारी प्रदान करता है? वेद आपका राइट आंसर होगा। तो वेद, आप समझिए हमारे भारत में जो वेदों को उल्लेख है, तो 4 वेद माना जाता है ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, ठीक है। उन्हीं वेदों से आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, सामाजिक और आर्थिक जीवन के अधिकार जानकारी इनसे मिलती है। अगला प्रश्न को पढ़ते देखिएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है? आप सीधी बात करें, हमें नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है, याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 51। तो हमें पता होना चाहिए भाग 4 में नीति निर्देशकों को लेख, याद रखिएगा, है कि नहीं बताओ। यहीं पर आपको आर्टिकल 51A में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने की जानकारी मिलती है 51 में। अगला प्रश्न देखेंगे तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST को संवैधानिक दर्जा किस संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रदान किया, याद रखिएगा। तो 89वां संविधान संशोधन के तहत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, जो आप जानते हैं ST की बात करें, इनके लिए एक अलग से आयोग बनाया गया जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसे बोलते हैं NCST। इसको 89वां संविधान संशोधन के तहत क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की 29वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP29 का आयोजन 11 से 22 नवंबर 2024 तक हुआ था। तो खालिस्तान में किया गया था, रखिएगा। जब पूछ रहा अजरबैजान में इसका क्या कहते हैं आयोजन हुआ था। तो COP29, याद रखिएगा, जो COP29 का प्रश्न पूछा था। और हमने RPF कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा था, उस समय आपको एग्जाम का एनालिसिस भी कवर कराया था, आप पता होगा, आप नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। एग्जाम का एनालिसिस भी हम आपको व्याख्या सहित कवर करा रहे थे, और जो प्रश्न अभी हम कवर कर रहे हैं जो RPF कांस्टेबल के ही है। चलिए समझे, बिल्कुल आप चिंता ना करें कि आप कहोगे प्रश्न कहाँ से दे रहा है, ठीक है। कांस्टेबल एग्जाम के प्रश्न है। अगला मैं देख पा रहा हूँ आप लोग, भारत सरकार की स्वर्णिम चक्र योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। इस परियोजना का उद्देश्य खालिस्तान विकास करना था, आदर की राजमार्गों का। तो भारत सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज, मतलब 4 शहरों को आपस जोड़ने की योजना चलाई थी। इन शहरों को जोड़ने के लिए सरकार ने क्या किया था? दिल्ली, मुंबई, मद्रास और आपका कोलकाता, इन चारों शहरों को आपस जोड़ने के लिए क्या चला गया? चतुर्भुज स्वर्णिम योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिसके तहत क्या था? राजमार्गों का निर्माण करना था, प्रमुख 4 शहरों का आपस जोड़ना था, और 2001 में शुरू हुआ था, और हम बता चुके हैं। इस प्रकार से एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं भाई, तो बगल पेन कॉपी रख के बैठिएगा, अगली भर्ती परीक्षा में आपको एग्जाम में काम देने वाला। अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, करंट अफेयर का प्रश्न पूछा है, सितंबर 2024 में
आयोजित ग्लोबल बायो इंडिया में भारतीय स्टार्टअप द्वारा कितना बायोटेक उत्पाद लॉन्च किए गए जो जैव विज्ञान में देश की उभरती प्रतिभा का उजागर करते हैं। याद रखिए 11, तो 11 उत्पाद लॉन्च किए गए थे भारत तरफ से। चलिए, तो यहाँ पर हम प्रश्नों को समाप्ति करते हैं। तो टॉप 20 प्रश्न हम दिखा चुके हैं, और टॉप की बात नहीं है, पूरा प्रश्न का दिखाएंगे। जिस आप कहोगे टॉप टॉप दिखाओ, टॉप टॉप तो हैं जो जमा चुके हैं। अब हर प्रश्न दिखाने से ये समझ में आता है कि हम लोगों की भाई किस प्रकार का प्रश्न पूछा था, करंट पर का प्रश्न कितना पीछे पूछा था, कितना बाद का पूछा था, किस टॉपिक से प्रश्न पूछा था। इस प्रकार से आप समझ सको, इसलिए आपको मैं हर प्रश्न दिखाऊंगा जो एग्जाम में आए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप टॉप पर उठा लिए वही बता दें। सभी प्रश्न अपने आप में टॉप हैं, जो आप यही इंगित करेंगे अगली भर्ती परीक्षाओं में किस टॉपिक से कितना प्रश्न आ सकते हैं और कितना डीपली प्रश्न पूछ सकता है। समझे ना। चलिए, तो अगले वीडियो देखना चाहते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, ऑथेंटिक रियल आपको जो पीडीएफ है वही आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ध्यान रखें, उसी पीडीएफ से प्रोवाइड करा रहा हूँ। मैथ्स का डेक है, रीजनिंग का डेक है, जीके जिस का डेक। फिर आपको बता देता हूँ रिपीट करके, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जिस का पढ़ना चाहते हो तो मेरे जुड़ सकते हो। मैं आपको सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, और आपको देखिएगा अगर आप एग्जाम देकर आपको कांस्टेबल के आए होंगे, कांस्टेबल का तो आप पता होगा कि ऐसे प्रश्न आए थे। और जिस प्रकार से मैंने एग्जाम के पहले कवर कराया था तीनों पोर्शन, वैसे एग्जाम प्रश्न आया था। और आने वाले समय में आपको गांठ बांध कहता हूँ मैं, लिख के रख लो, ऐसे प्रश्न एनटीपीसी ग्रुप डी मिलेगा। जो प्रश्न यहाँ पर जो टॉपिक कवर नहीं हुए हैं, जो आपको ग्रुप डी एनटी आने वाले हैं, वो आपको मैं वो भी कवर कराऊंगा। और मैं जो पिछली वीडियो पढ़ाया हूँ उसमें कवर हो चुके हैं। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद आपका, आपने देखा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और आपके सहयोगी सहपाठी हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें भी आप अवगत करा सकती हैं, जिससे वो लोग भी तैयारी कर सके और पढ़ सके। और आप भी पढ़िएगा, और बिल्कुल चिंता ना करें, हम आपको कवर कराते रहेंगे। और अगर आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में, तो आप देखिएगा रेलवे भर्ती परीक्षा 2025-26 एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ कांस्टेबल करके प्लेलिस्ट डला, जहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। एक तीर 3 शिकार हो रहा था, अब एक तीर 2 शिकार होगा एनटीपीसी ग्रुप डी। वही मैथ्स, वही रीडिंग, वही जीके जैसे कुछ टॉपिक ऐड होंगे एनटीपीसी ग्रुप डी में जो आरपीएफ कांस्टेबल नहीं आए हैं, तो बस हम खुद ऐड करवाएंगे भाई। चलिए।